Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. RRB रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 इंडियन रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। पहले आप इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर देख लीजिए। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो ये तो आपका 26 जुलाई 2025 को ही था, लेकिन इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं ये 9 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट आपकी अप्लाई करने की रहेगी 8 सितंबर 2025 एंड फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है ये 10 सितंबर 2025 रहेगी। एप्लीकेशंस रनिंग है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट आपकी यहाँ 8 सितंबर रहेगी फॉर्म फिलअप की एंड फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 रहेगी। अब याद रखिएगा करेक्शन विंडो के बारे में, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम कई कैंडिडेट की कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो करेक्शन करना चाहते हैं। तो करेक्शन विंडो आपकी 11 सितंबर से 20 सितंबर 2025, याद रखिएगा 11 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो चलिए अब हम इसमें पोस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट आई हुई है ये देखेंगे आप, पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। यहाँ पर आप इनकी सैलरी लेवल देख सकते हैं। इसके साथ ही इनिशियल पे जो आप देख रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनिशियल जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो किस पोस्ट के लिए कितनी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, B1, C1, C2 ये आप देख रहे हैं, पोस्ट वाइज रहेगा। अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, B1, C1 ये क्या है, तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी, विज़िट कर लीजिएगा। एज आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 20 से 40 वर्ष रहनी चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 20 से 33 वर्ष। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 18 से 33। फार्मासिस्ट के लिए 20 से 35। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के 19 से 33। ईसीजी के लिए 18 से 33 और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 18 से 33। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 434 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 272। उसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट की 105 वैकेंसी हैं और बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर की हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की भी 12 वैकेंसी हैं। जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन का चार्ट देख रहे हैं। कैटेगरीज वाइज आपको एज में छूट दी जाएगी। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को जो एटलीस्ट 6 मंथ आपने सर्विस की हुई हो तो उनको भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में छूट दी गई है 3, 6 और 8 साल की। PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 13 एंड 15 ईयर तक की छूट दी गई है। यहाँ आप ये पूरा चार्ट देख लेंगे, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको कितनी एज में छूट दी गई है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, लेकिन जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, EBC कैंडिडेट, इनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये रिफ़ंड की जाती है। जैसे अगर आपने 500 रुपये फ़ीस पे की हुई है तो इसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड की जाएगी जब आप CBT एग्ज़ाम में अपीयर होंगे।
तो उसके बाद आपको ये फ़ीस 400 रुपये रिफ़ंड कर दी जाएगी 100 रुपीज़ माइनस करके। लेकिन जिन्होंने 250 रुपये फ़ीस पे की है उनकी पूरा 250 रुपीज़ रिफ़ंड कर दी जाती है जब वो CBT एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसमें आपका 90 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न। 120 मिनट आपको PWBD कैंडिडेट के लिए दिया जाता है एंड नॉर्मल जो आपका टाइम रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। PWD के लिए 120 मिनट। एंड आपका यहाँ पर MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो सही होता है वो आपको टिक करना होता है। अब अगर हम यहाँ सब्जेक्ट्स देखें तो इसमें एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी का रहेगा 70, जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, इन सभी से 10-10 क्वेश्चंस किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। क्वालिफाइंग परसेंटेज देखें तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए कम से कम 40% लाना ज़रूरी है। OBC एंड SC के लिए 30 और ST के लिए 25% लाना ज़रूरी होगा इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए सर्टिफाइड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग फॉर 3 ईयर कोर्स, कम से कम 3 साल का आपने कोर्स कंप्लीट किया हो GNM, और आपका सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी, ठीक है। तो 3 साल का आपने GNM कोर्स किया हुआ हो बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ऑल्सो लेट डाउन, तो BSc नर्सिंग वाले एंड GNM वाले एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट थी उसके लिए आप देखेंगे तो BSc प्लस डिप्लोमा आपने होम्योटोलॉजी या 2 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए BSc हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ BSc हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहा हो, मीन्स BSc आपने केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स, प्लस 1 ईयर का आपने हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। इसके बाद जो पोस्ट है ये फार्मासिस्ट के लिए 12th साइंस से होना चाहिए, प्लस आपने D फार्मा किया हो या फिर B फार्मा किया हो, आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें 12th आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होना चाहिए, प्लस आपने डिप्लोमा रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस में किया हुआ हो 2 साल का, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने साइंस ग्रेजुएट हैं आप और डिप्लोमा फिर आपने इनमें से लिया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे एंड प्रेफर फिर आपको किया जाएगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। एंड लास्ट में लेबोरेटरी के लिए है तो इसमें भी 12th आपका साइंस से हो या फिर ग्रेजुएशन, 12th या ग्रेजुएशन साइंस से हो आपका। इसमें आपका अगर आपने डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट लिया हुआ है ECG लेबोरेटरी में, कार्डियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में, कार्डियोलॉजी टेक्निक में, तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ये पोस्ट है और इन सभी लास्ट में लैब असिस्टेंट की ओर है और इसमें DMLT वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, 12th साइंस प्लस DMLT कोर्स अगर आपने किया है या सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने मेडिकल लैब में किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये पैरामेडिकल कोर्स है, तो सिंपल अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि पैरामेडिकल फील्ड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन रेलवे में वैकेंसी है, पैरामेडिकल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, एप्लीकेशन रनिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो पोस्ट इसमें हैं इन पर मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं, हो सका तो मैं आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।